Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in this session we are going to talk about how you guys can prepare for the upcoming exam of Jamia Millia Islamia entrance exam for MA Sociology. Now many of you know that last date जो आपका है वो है 10th अप्रैल, यानी अभी तक अगर जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है आप लोग फिल कर सकते हो। 10th अप्रैल आपका लास्ट डेट है, ठीक है। तो 2 दिन का टाइम है, अगर फिल करना है तो प्लीज़ फॉर्म फिल कर दो। कैसे आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, CUET PG के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम CUET PG अच्छा नहीं हुआ है। आप लोग इसको एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हो। पैटर्न देखो ऑलमोस्ट सेम है, जैसा CUET PG का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, बट यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पैटर्न में न्यू ऐड हो गई हैं लास्ट ईयर से, सब्जेक्टिव एंड इंटरव्यू। तो कैसे इस पार्ट को डील करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी बातें आज हम लोग इस क्लास में करेंगे और मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हो और 1 महीने में एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हो, बिकॉज 1 मंथ टाइम है आपके पास। 11th मई को आपका एग्जाम है। प्लीज़ रिमेंबर, सोशोलॉजी की जो डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं, सभी की आउट हो चुकी हैं, बट मैं पर्टिकुलरली सोशोलॉजी पढ़ाती हूँ तो सोशोलॉजी के बारे में मुझे पता है। 11th मई को आपका एग्जाम है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास और समझते हैं क्या है स्ट्रैटेजी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। ओके, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। यानी सोशोलॉजी में अगर आपको एडमिशन लेना है मास्टर्स में तो उसके लिए एंट्रेंस में आपको क्या प्रिपेयर करना है और किस तरह का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको जो समझनी है वो है पैटर्न। देखो, पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, यानी आपका जो सिलेक्शन है वो आउट ऑफ 100 मार्क्स पे होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, और सब्जेक्टिव टाइप भी होंगे जहां पर 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे 30 मार्क्स के, यानी 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है। कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट wherever applicable will not be shortlisted for interview। यानी कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30% मार्क्स आपको इसमें लाने हैं। सो 30 मार्क्स का अगर तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव है तो उसका 30% तुम्हें करना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि डिस्क्रिप्टिव को निगलेक्ट नहीं करना है। निगेटिव मार्किंग भी है, ये चीज़ याद रखो, 0.25 निगेटिव मार्किंग है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे बताना, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है, ठीक है। अब वापस आते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव टाइप ये आपका एक ही दिन एक ही पेपर में होगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, उनको लग रहा है ऑब्जेक्टिव एक दिन होगा सब्जेक्टिव एक दिन होगा, तो ऐसा नहीं है। ये सारा जो है ये सेम डे होगा। ओके, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना। आपको 50 क्वेश्चंस MCQ के करने होंगे और उसके बाद 2 क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे सब्जेक्टिव, और ये थोड़े से लेंदी होंगे बिकॉज 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 1200 वर्ड्स यू हैव टू राइट। ओके, सो यहाँ पर देखो टाइमिंग का सारा खेल है। ओके, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो तभी ये सब्जेक्टिव पार्ट कर पाओगे। और अभी तुम लोगों ने देखा कि 30% लाना सब्जेक्टिव में कंपलसरी है। अगर 30% से कम सब्जेक्टिव में आएंगे तो यू विल नॉट बी इन द इंटरव्यू स्टेज। ओके, इंटरव्यू के 20 मार्क्स हैं तो टोटल 100 मार्क्स हैं। ओके, तो MCQ तो CUET PG में जैसे कर रहे थे वैसे ही MCQs करने हैं। सब्जेक्टिव का भी 1 महीना है तो थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मास्टर्स क्यों कर रहे हो, सोशोलॉजी क्यों पसंद है ना। इस सिलेबस से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो इंटरव्यू इज कंपेरेटिवली ईजी। अगर 10 मार्क्स 12 मार्क्स भी इंटरव्यू में ले पा रहे हो तो बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ऊपर के जो 2 पार्ट्स हैं ना ये बहुत अच्छे से करने हैं। मेक श्योर कि इन 50 में से और इन 30 में से अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ, है ना। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस को अगर ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सा अलग ज़रूर लग रहा है, बट इसमें सब कुछ वही है जो CUET PG में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ क्रिटिकल थ्योरी और पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसे टॉपिक हैं जो नए हैं, बाकी ये क्लासिकल थिंकर्स आपको ऐसे भी पढ़ने होते हैं। सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सोसाइटी, कल्चर, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, राइट।
क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ते ही हैं हम लोग। इंडियन सोसाइटी का पार्ट ऑलरेडी आपके CUET PG सिलेबस में है, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी बैच वगैरह ज्वाइन किया था और पहले से अच्छी तैयारी कर रखी थी उनके लिए तो बहुत आसान होने वाला है। अब हम उनकी बात करते हैं जिनका CUET PG अच्छा नहीं गया और उनकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी CUET PG में। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये टॉपिक्स को इग्नू के मटीरियल से कवर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक को लिखो गूगल पे और उसके आगे इग्नू लिखो, उसका PDF आएगा और उसको रीड कर लो। उससे ज़्यादा आपको इस एग्जाम के लिए नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। देखो जितना मुझसे हो सकेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं शॉर्ट में ये सारी चीज़ें कवर कराऊँ। उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना हो सकता है हम लोग इसको कवर करें। अपने एंड से जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बैच वगैरह में नहीं है, आप लोग ये कर सकते हो कि प्लीज़ रीडिंग करो और राइटिंग करो। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म अगर आपने पढ़ा टॉपिक गूगल के थ्रू, कहीं पर भी PDF से पढ़ा, उसके पॉइंटर्स बना लो। ट्राई टू रीड थिंग्स एंड राइट ऑल्सो। अगर डेली नोट्स बना के लिख के पढ़ोगे ना, तो ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हैबिट में आ जाओगे लिखने की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं रीड करते रहते हैं, लिखने की हैबिट नहीं है, तो वो लोग जब एग्जाम में लिखने बैठते हैं ना तो वो लिख नहीं पाते हैं। इसलिए अभी से लिखने की हैबिट डाल लो, राइटिंग हैबिट अपनी मेंटेन करो। ओके, सो सिलेबस और पैटर्न आई होप आपको क्लियर होगा। CUET PG जैसा सिलेबस ही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आंसर राइटिंग क्या है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि सब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और कहाँ से आ सकते हैं। सो सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर आंसर राइटिंग थिंग, फॉर योर सब्जेक्टिव पार्ट। ओके, इसके अलावा आई थिंक कि ये जो रिसर्च मैथोडोलॉजी का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर भी रिसर्च से क्वेश्चन आया था, ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आया था। सो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिट 1 और यूनिट 3 जो है इसमें से सब्जेक्टिव काफ़ी बनने के चांसेस हैं। सॉरी, नॉट यूनिट 3, यूनिट 4। ओके, सो ये मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग देख सकते हो। बाकी सब भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है। अभी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और कैसे तुम्हें उसका कंटेंट प्रिपेयर करना है। ओके, तो लास्ट ईयर के अगर हम लोग PYQs को देखें तो यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई 2 करने होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है देखो सोशल इंस्टीट्यूशन से है, फैमिली और किनशिप का इंपॉर्टेंस पूछा है। अब ये अपने आप में इतने बड़े टॉपिक्स हैं कि इस पर लिखने के लिए बहुत कुछ है, राइट। क्योंकि तुम लोगों को 15 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, 1200 वर्ड्स हैं, 1200 वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो इसको कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले डिफाइन करोगी कि फैमिली क्या होता है, एक आध डेफिनेशन फैमिली की ऐड करोगे। उसके बाद फैमिली के फीचर्स लिखोगे, फीचर्स के बाद फैमिली के फंक्शंस लिखोगे। 5 फीचर्स 5 फंक्शंस ऐसे तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट 5 तो लिखोगे ही, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा है, राइट। सो एक एक लाइन के फंक्शन लिखे, 5 लाइन्स आपने फंक्शन के लिखे, 5 लाइन्स आपने फीचर्स के लिखे, एंड देन उसके ऊपर जो इंट्रोडक्शन लिखा, मेक श्योर दैट योर इंट्रोडक्शन इज वेरी गुड। फैमिली का इंट्रोडक्शन आप अच्छा लिखो, 4-5 लाइन्स। उसके बाद किनशिप पे आ जाओ, किनशिप के बारे में लिखो। उसके बाद किनशिप के फीचर्स लिखो, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है किनशिप की वो दे दो, और इंडियन सोसाइटी में इन दोनों का क्या रोल है ये भी लिख सकते हो उसके बाद से, कि फैमिली और किनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन सोसाइटी में। तो इंडियन सोसाइटी में फैमिली की कितनी वैल्यू है, ट्रेडिशनल फैमिली, जॉइंट फैमिली, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है कि जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन का स्कोप देखो थोड़ा कम है, क्योंकि जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन का अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो यहाँ पर जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरीज, देन किसने क्या काम किया है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी। बट इस क्वेश्चन में डिस्कस वाले क्वेश्चंस हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ डिस्कस करते जाना है ना। ऑब्जर्वेशन और उसके मेरिट डीमेरिट आए थे, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमेशा ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो कि क्वेश्चन में आप कितना कंटेंट ईजिली लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर तुम्हें सोचना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन के एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तो एग्जाम्पल्स में थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा हो उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इन केस तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो बात अलग है, बट जहाँ पर ज़्यादा इलाबोरेट कर सकते हो, ज़्यादा लिख सकते हो, हमेशा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, सबसे पहला जो टिप था एग्जाम के लिए वो यही है। ओके, अभी हम लोग और आगे देखते हैं। क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है, तो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्वेश्चन को बड़ा बना सकते हो। ओके, अच्छा, पहले कुछ बात कर लेते हैं कि बेटर आंसर कैसे लिखना है। देखो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1000 से 1200 तक आपके वर्ड लिमिट होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लेंथ बट ऑल्सो अबाउट हाउ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड
रिच योर आंसर इज, यानी तुम्हारा जो आंसर है वो सिर्फ बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस पूछा है और तुम्हें इंपॉर्टेंस छोड़ के सब बताए दे रहे हो, फैमिली क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, थिंकर क्या है, तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन में पूछा क्या है और उसी हिसाब से आपको अपने आंसर को चेंज करके लिखना है, ठीक है। बहुत सारे डायमेंशंस को अपने आंसर में लाओ, जैसे कि थियोरिटिकल, एम्पिरिकल, क्रिटिकल। अब ये सब क्या है, अब जैसे देखो, मान लो फंक्शनलिज्म पे आंसर लिख रहे हो, तो फंक्शनलिज्म पे पहले फंक्शनलिज्म का मीनिंग लिखो, उसके फीचर्स मेंशन करो, उसके बाद थ्योरी पे आ जाओ कि कौन से थिंकर ने क्या थ्योरी दी है ना, इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। फिर ये बता सकते हो कि कैसे फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट आपस में रिलेटेड है या आपस में अलग है ना, उसको एनालाइज कर सकते हो। आज के टाइम पे फंक्शनलिज्म कितना रेलिवेंट है ये बता सकते हो। इस तरीके से तुम्हें मल्टीपल डायमेंशंस अपने आंसर में ऐड करने हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर आपके कॉपी को चेक करेगा वो आपका इंट्रोडक्शन ही अच्छे से पढ़ेगा। सो मेक श्योर यहाँ पर सोशोलॉजिस्ट का नेम मेंशन करो, या जो भी उससे रिलेटेड कोई डेटा पता है तो वो मेंशन करो, है ना। इसके बाद आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में तुम लोगों को एग्जांपल्स देने हैं, अलग अलग डायमेंशंस देने हैं, कुछ केस स्टडी पता है तो वो मेंशन कर सकते हो। देन क्रिटिकली आंसर को एनालाइज करना है, दैट मीन्स जो भी पूछा गया है उसके बारे में बताना है, अच्छे से उसको अपनी अवेयरनेस दिखानी है, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स दिखाने हैं, ठीक है, ये करना है। उसके बाद लास्ट में है कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए और फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, आगे क्या हो सकता है ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए कंक्लूजन में, ठीक है। सो इस तरीके से अपने आंसर को बेटर बना सकते हो। देखो, टाइम बहुत कम होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर तो नहीं लिखो, बट हाँ, एटलीस्ट ऐसा लिखना है सिंपल लैंग्वेज में कि एग्जामिनर को पता चले दैट यू हैव नॉलेज, आपको चीज़ों के बारे में समझ है, चीज़ों के बारे में आपको पता है, ठीक है। क्योंकि मास्टर्स लेवल एंट्रेंस है, आपको वहाँ पे जाके यूपीएससी लेवल आंसर नहीं लिखना है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये चीज़ रखो, ओके ना। हमेशा क्लियर और कॉन्साइज सेंटेंस लिखो, जार्गन्स मत यूज करना उसमें, ओके। सोशोलॉजिकल लैंग्वेज यूज करो, जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एस्क्रिप्शन, एजेंसी, इस तरह के कीवर्ड्स यूज करो जितने ज़्यादा हो सकते हैं। हमेशा थिंकर्स, लॉज, कॉन्सेप्ट्स को अंडरलाइन करो, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 से 6 लाइन तक आपका पैराग्राफ होना चाहिए, बहुत बड़ा पैराग्राफ भी नहीं होना चाहिए। और कोशिश करो जितना हो सके बुलेट्स में लिखो, पॉइंट्स बनाओ, है ना। जैसे फीचर्स लिखना है तो इस तरीके से पॉइंट्स बना बना के लिख दिए, उसके ऊपर एक पैरा लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आंसर को अच्छा बना सकते हो ना। यहाँ पर देखो, एक सैम्पल क्वेश्चन है जिसके थ्रू मैं तुम लोगों को ये समझाने वाली हूँ कि कैसे तुम लोग आंसर लिख सकते हो। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोशोलॉजी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर नितिन सांगवान। नितिन सांगवान के पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ये। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से अगर समझो तो यूपीएससी के लिए अगर लिखोगे ना तो इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना होगा, बट यहाँ पर जामिया में आपको 1000 वर्ड से भी ज़्यादा का आंसर लिखना है। तो कैसे हम अपने आंसर को बड़ा बनाएं, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है। सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले सोशोलॉजी के बारे में, सोशोलॉजी को डिफाइन किया है कि सोशोलॉजी एक्चुअली में है क्या, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी है, मेन चीज़ें देखो अंडरलाइन करी हैं, है ना। इट इज़ बोथ थ्योरेटिकल एम्पिरिकल डिसिप्लिन, दिस इज नथिंग बट जो फीचर्स हम लोग पढ़ते हैं ना उसी को कंपाइल करके यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा बताया है कि कैसे सोशोलॉजी आया, क्या क्या सोशोलॉजी में होता है, कौन उसके फाउंडर हैं, एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सोशोलॉजी का एम क्या है, सोशोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या है, सारा देखो उस पर फोकस किया है। एक मैक्स वेबर का कोटेशन भी ऐड कर दिया है, साथ में सीरेट मिल्स का भी नाम लिख दिया है, राइट। इसके बाद हम लोग और बात करते हैं कि सोशोलॉजी हैज़ अ ब्रॉड एंड इंक्लूसिव अप्रोच टू स्टडी सोसाइटी, इट इज़ वन ऑफ सेवरल सोशल साइंसेज। अब यहाँ पर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, धीमे धीमे इस पार्ट पे कि कैसे वो और सोशल साइंस से डिफरेंट है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता दिया, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, कैसे इकोनॉमिक्स के साथ उसका डिफरेंस है, रिलेशन है। देन साइकोलॉजी के साथ, देन एंथ्रोपोलॉजी के साथ, हिस्ट्री के साथ। इस तरीके से तुम्हें अपने आंसर को बड़ा बनाना है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंक्लूजन और बीच के थोड़े से मैंने जो बताया था एनालिसिस वाला पार्ट वो है। कंक्लूजन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी मैं कंक्लूजन पे आऊंगी। अब यहाँ पर सारे सोशल साइंसेस डिफाइन कर दिए, उसके बाद बताया है कि कैसे जो सोशल साइंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और सोशोलॉजी इज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस। तो किस तरीके से आपस में मिल के ये एक
कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और ज़्यादा मेंशन किया है कि सोशियोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस बेसिकली मेंशन की गई है। साथ में देखो यहाँ पर उसके जो इम्पॉर्टेंट यू कैन से थ्योरीज हैं या यू कैन से पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी डिफाइन किए गए हैं बहुत छोटे छोटे लाइंस में। देखो कॉन्फ्लिक्ट इंस्पायर्ड बाय कार्ल मार्क्स, हाईली इनइक्वालिटी स्ट्रगल, पावर डायनेमिक्स, तो इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हो, है ना। बट मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन, क्योंकि जो भी आपका आंसर पढ़ेगा उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो पूरा एक एक आंसर का एक एक लाइन पढ़े, समझ रहे हो। अब कंक्लूजन में देखो क्या लिखा है कि सोशियोलॉजी इज ब्रॉड एंड डायनेमिक डिसिप्लिन दैट एग्जामिन्स द इंट्रिकेट वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर दैट शेप ह्यूमन societal outcome. We all know while it overlaps with other social science, its subject matter it's distinguished, यानी overlap भी करता है और different भी है other social sciences से, ठीक है। It offers a unique lens to see the world not just as a collection of individuals but as an interconnected system. Understanding sociology equips us with the tool to better comprehend complexities. ठीक है, तो इस तरीके से कैची सा कंक्लूजन बना के लिख सकते हो। ओके, सो आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से अपना जो आंसर है उसको स्ट्रक्चर करना है। आंसर को बड़ा कैसे बनाना है उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमेशा जो भी पूछा है, जैसे अभी हम लोगों ने फैमिली वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें पहले उस टॉपिक को पकड़ो, यानी फैमिली और किनशिप को पकड़ो, फैमिली डिफाइन करो, किनशिप डिफाइन करो, उनके फीचर्स डिफाइन करो, उनके इंपॉर्टेंस बता दो। इस तरीके से तुम्हें अपने आंसर को बड़ा बनाना है। नाउ मैनी स्टूडेंट्स थिंक कि 1000 to 1200 वर्ड्स को कितने मैम पेजेस में आएगा। सो आई थिंक A4 साइज अगर पेपर है तो 3 पेपर से कम में तो नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब तुम्हारी राइटिंग पे भी वो चीज़ डिपेंड करती है। अब वहाँ पे बैठ के एक एक वर्ड काउंट मत करने लग जाना, बट एटलीस्ट 7 to 8 पैराग्राफ्स जैसे इस आंसर में तुम्हें दिख रहे हैं ऐसे होने चाहिए उस आंसर में, ठीक है। और ये तभी होगा जब तुम लोग प्रॉपर रीडिंग करोगे। जितना ज़्यादा टॉपिक्स को रीड करोगे उतना ज़्यादा बेटर आंसर लिख पाओगे। एंड इट इज़ अ एवरीडे प्रोसेस। तुम लोग ग्रुप में आपस में डिस्कस कर सकते हो। मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि आई कैन गिव यू 1 क्वेश्चन एवरी सिंगल डे, जो भी मुझे लगेगा जामिया के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन ग्रुप में मैं एक क्वेश्चन दे दूंगी तो तुम लोग उसका आंसर लिख सकते हो। देखो बहुत सारे AI टूल्स अवेलेबल हैं। यू कैन टेक हेल्प ऑफ ChatGPT, यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी अदर AI टूल, ठीक है। गूगल की हेल्प ले सकते हो, अपने आंसर को रिच बना सकते हो। तो इस तरीके से आंसर लिखना है। और सोशल इंस्टीट्यूशन वाला जो टॉपिक है और कौन सा था, रिसर्च मैथोडोलॉजी वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्योंकि लास्ट ईयर भी वहीं से आया था। और हमेशा देखो कि कौन सा टॉपिक है जिसमें तुम ज़्यादा लिख सकते हो, वही चूज़ करो, ठीक है। सो दीज वर द टिप्स फ्रॉम माई साइड। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा एंक्शस होने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम है, पूरा अच्छा खासा 1 महीना है। 30 डेज चैलेंज ले सकते हो और आंसर राइटिंग कर सकते हो। इट इज़ डूएबल, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। और 50 MCQs हैं, उस पर भी फोकस करना है। तो ये चीज़ें भी दिमाग में रखना। चैलेंज यहाँ पे ये रहेगा कि कैसे पेपर को कंप्लीट करें। मैं बता रही हूँ लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनको ये पता ही नहीं था कि पैटर्न ऐसा रहने वाला है, तो उन्होंने इमीडिएट अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका बहुत अच्छा पेपर हुआ और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका पेपर छूट गया। तो पेपर छूटना नहीं चाहिए, ओके। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप पेपर कंप्लीट करके आओ, ओके। So that's it for today guys. I hope you like today's class. Let me know in the comment section कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लीज़ जितने भी लोग जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सब कमेंट करना, बिकॉज आई वांट टू नो कि कौन कौन प्रिपेयर कर रहा है, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट। आंसर राइटिंग के लिए अगर चाहते हो मैं एवरीडे 1 क्वेश्चन दूँ तो प्लीज़ मुझे बताना और अभी से राइटिंग स्टार्ट कर दो, ओके। 2 आंसर रोज़ भी लिखोगे तो एग्जाम तक काफ़ी प्रिपेयर हो जाएगा, ओके। एंड ये वाला टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई भी डाउट हो तो मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। नाउ आंसर्स लिख के मुझे DM नहीं करना है, जो डिस्कशन ग्रुप है उसी में मेंशन करना है, पोस्ट करना है, ओके। सो चलो मुझे कमेंट में ये चीज़ बताना। कल मिलते हैं, बाय बाय, कीप लर्निंग।